हाय एवरीवन, वेलकम टू डी कोड एआईएमएल। तो लास्ट लेक्चर में देखा था ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम क्या होता है। आज हम लोग देखने वाले हाउ वी कैन अप्लाई ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम टू ऑप्टिमाइज द पैरामीटर्स ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल सच दैट कि जो मशीन लर्निंग मॉडल हो उसका प्रिडिक्शन इट इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू द टारगेट वैल्यू। तो आज हम लोग देखेंगे मशीन लर्निंग में लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल क्या होता है, उसमें हम लोग देखेंगे लॉस फंक्शन लाइक मीन स्क्वायर्ड एरर, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कॉस्ट फंक्शन क्या होता है एंड देन हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन अप्लाई ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम इन लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो आज के लेक्चर को अच्छे से समझने के लिए मेक श्योर यू शुड वॉच लेक्चर नंबर 10.46 एंड लेक्चर नंबर 9.10। जब भी हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल की बात करते हैं तो मेनली हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन मॉडल एंड रिग्रेशन मॉडल। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक मशीन लर्निंग रिग्रेशन प्रॉब्लम से। ठीक है, तो गिवन ए लेवल्ड हाउसिंग प्राइस डेटा सेट, ठीक है, हैविंग नंबर ऑफ बेडरूम्स एज ए फीचर एंड हाउस प्राइस एज ए टारगेट कॉलम। ठीक है, तो ये आप डेटा सेट को अगर ध्यान से देखोगे तो मेरे पास एज ए फीचर नंबर ऑफ बेडरूम्स हैं। ठीक है, और मेरा टारगेट कॉलम क्या है, मेरा टारगेट कॉलम कॉलम है प्राइस ऑफ द हाउस इन लैख, है ना। तो मेरा गोल क्या होगा, मेरा गोल होगा कि एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना सच दैट गिवन ए न्यू इनपुट अबाउट द हाउस लाइक नंबर ऑफ बेडरूम्स इट शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ द हाउस। तो हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले ये जो मेरा लेवल डेटा सेट है ना, ये जो मेरा लेवल डेटा सेट है इस पे मुझे एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना होता है एंड देन मुझे एक अनलेवल्ड डेटा मिलता है। अनलेवल्ड डेटा मतलब जहाँ पे हमारे पास सिर्फ फीचर्स होते हैं एंड उस फीचर के हेल्प से एंड मॉडल के हेल्प से हमें प्रिडिक्शन करना होता है प्राइस ऑफ द हाउस। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं टारगेट कॉलम। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे नेचर ऑफ टारगेट कॉलम, तो ये जो डेटा है ना, ये डेटा जो होगा इट इज ऑफ टाइप रियल वैल्यू, है ना। तो इस तरीके का प्रॉब्लम जहाँ पे हमें रियल वैल्यू नंबर प्रिडिक्ट करना होता है उसे हम लोग कहते हैं रिग्रेशन प्रॉब्लम। और जहाँ पे हमारे पास फिक्स सेट ऑफ कैटेगरीज ऑफ वैल्यूज होते हैं वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये मेरा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जहाँ पे मुझे इस डेटा सेट, ये जो मेरा लेवल डेटा सेट है इस पे मुझे एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना है एंड गिवन ए न्यू डेटा सेट आई शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ द हाउस द टारगेट वैल्यू। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास टू कॉलम्स है, तो अगर मैं इसको एक 2D ग्राफ में प्लॉट करूँ, है ना, तो देखोगे ये एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ बेडरूम्स, है ना। नंबर ऑफ बेडरूम्स क्या है, इट इज ए फीचर। फीचर वो सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमें पता होता है एंड उसके हेल्प से हमें टारगेट प्राइस प्रिडिक्ट करना होता है। लाइक नंबर ऑफ बेडरूम्स मुझे इनपुट में दिया जाएगा, मुझे बताना है कि उस हाउस का प्राइस क्या होगा। तो अगर हम लोग इस डेटा को प्लॉट करेंगे तो देखोगे ये सारे जो रेड पॉइंट है ना, ये सारे वैल्यूज हैं, है ना, ये सारे वैल्यूज हैं इन 2D स्पेस। ठीक है, और हमारा गोल क्या होता है, हमारा गोल होता है बेस्ट फिटिंग कर्व फाइंड करना सच दैट जो प्रिडिक्शन होगा ना, जो प्रिडिक्शन होगा इट इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू द एक्चुअल टारगेट वैल्यू। ठीक है, लाइक अगर आप ये एग्जांपल लोगे तो यहाँ पे 4 नंबर ऑफ बेडरूम के कोरस्पोंडिंग जो प्रिडिक्शन है इट इज 36। ठीक है, लेकिन अगर आप मॉडल का देखोगे ना तो मॉडल का प्रिडिक्शन इट इज बिट ग्रेटर देन 36। मतलब आप कह सकते हो कि मॉडल ने जो प्रिडिक्शन किया दैट इज अराउंड 38। तो एक्चुअल इज 36 एंड प्रिडिक्शन इज 38, मतलब देयर इज सम एरर। तो एरर क्या होता है, एरर होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल प्रिडिक्शन एंड द टारगेट वैल्यू। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बेस्ट फिटिंग कर्व फाइंड करना है सच दैट कि जो ओवरऑल एरर होगा ना, जो ओवरऑल एरर होगा दैट शुड बी मिनिमम। और एरर क्या होगा, एरर होगा डिफरेंस बिटवीन टारगेट वैल्यू एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, और जब भी हम लोग प्रिडिक्शन की बात करते हैं उसको हम लोग वाई हैट से रिप्रेजेंट करते हैं। वाई हैट का मतलब हुआ प्रिडिक्शन। ठीक है, वाई उसके ऊपर हम लोग हैट लगा देंगे दैट इज प्रिडिक्शन एंड अगर हम लोग सिर्फ वाई लिखेंगे तो दिस इज एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन वाई एंड वाई हैट, है ना, वाई एंड वाई हैट को हम लोग बोलेंगे दैट इज काइंड ऑफ एरर। और हमें क्या करना है, हमें ओवरऑल एरर को मिनिमाइज करना है। ये सारे जो आप व्हाइट लाइन देख रहे हो ना, ये सारे जो आप व्हाइट लाइन देख रहे हो, ये सारे एरर में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे ओवरऑल या एवरेज एरर अक्रॉस द कंप्लीट डेटा सेट मेरे को मिनिमाइज करना होता है। तो अभी के लिए सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि ये प्रॉब्लम एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, और यहाँ पे हम लोग एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज करने वाले हैं टू ट्रेन ऑन टॉप ऑफ दिस डेटा सेट, सच दैट अगर मुझे एक न्यू डेटा सेट दिया जाएगा तो बाई यूजिंग दैट लीनियर रिग्रेशन मॉडल आई शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट द टारगेट वैल्यू। और हमने देखा था कि मशीन लर्निंग में अगर कोई मॉडल ट्रेन करना दैट इज सेम एज एक फंक्शन फाइंड करना। ठीक है, हर एक मॉडल को हम लोग एज ए फंक्शन की तरह उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और जब हम लोग हर एक मॉडल को एज ए फंक्शन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन दैट केस हम लोग ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम लाइक ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में देखा था। तो हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है ट्रेन ए मशीन लर्निंग मॉडल सच दैट गिवन द डेटा ऑफ ए न्यू हाउस इट शुड बी एबल टू प्रिडिक्ट द प्राइस विथ लीस्ट एरर। ठीक है, और हमारे केस में अभी हम लोग एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल लर्न करने वाले हैं, और किसी भी लीनियर रिग्रेशन मॉडल का इक्वेशन इट लुक्स लाइक दिस, y इज इक्वल टू W टाइम्स x प्लस बी। ठीक है, इस तरीके का फॉर्म होता है किसी भी लीनियर रिग्रेशन मॉडल का। हम लोग देखते हैं क्या होता है W, क्या होता है V आने वाले टॉपिक्स में। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमने क्या डिसाइड किया, तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल ट्रेन करेंगे, और उसका इक्वेशन क्या होगा, डब्ल्यू एक्स प्लस बी। ठीक है, डब्ल्यू टाइम्स एक्स प्लस बी फॉर बाइस एंड डब्ल्यू फॉर वेट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं वाई हैट मतलब होता है प्रिडिक्शन टारगेट वैल्यू। प्रिडिक्शन क्या है, मॉडल का प्रिडिक्शन क्या है, उसको हम लोग वाई हैट से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड एक्चुअल को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ना, ये डब्ल्यू एंड बी, ये डब्ल्यू एंड वी, ये दोनों को हम लोग कंबाइन एज ए हम लोग कहते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, हम लोग इसको कंबाइन एज ए पैरामीटर्स कहते हैं, और हमारा गोल होता है पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, हम लोग इनिशियली को रैंडम वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एंड वी से स्टार्ट करेंगे, एंड जब मॉडल हम लोग ट्रेन करेंगे तो हम लोग एक वैल्यू डिसाइड करेंगे इन द एंड ऑफ द ट्रेनिंग कि हाँ डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू -2। तो हमारा जो न्यू मॉडल होगा ना, ट्रेंड मॉडल, दैट विल 5x -2। ठीक है, ये हमारा ट्रेंड मॉडल होगा। और अगर आप देखोगे ये जो मॉडल है ना, ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है एफ ऑफ एक्स, सच दैट गिवन द इनपुट एक्स इट इज एबल टू प्रिडिक्ट द आउटपुट। ठीक है, तो ये मॉडल में आप देखोगे ये जो डब्ल्यू है ना, इसको हम लोग कहते हैं वेट। वेट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डब्ल्यू डिसाइड करता है कि हाउ मच वेटेज शुड बी गिवन टू द फीचर यक्स। ठीक है, ये फीचर यक्स को कितना वेटेज देना है। ठीक है, अगर W इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यक्स फीचर है उसका वेटेज 2 टाइम्स होना चाहिए। अगर W इज इक्वल टू 100 है, मतलब इस फीचर का प्रिडिक्शन में कंट्रीब्यूशन 100 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं वेट। और अगर आप देखोगे यहाँ पे बी किसी भी फीचर के साथ एसोसिएटेड नहीं है, इसीलिए हम लोग बी को बोलेंगे इट इज अ बायस। ठीक है, तो हमने देखा वेट एंड बायस, एंड वेट एंड बायस को हम लोग कंबाइंड कहते हैं कि इट इज ए पैरामीटर्स। ठीक है, तो आप ये तीनों टर्मिनोलॉजी में कभी भी कंफ्यूज मत हो, डब्ल्यू फॉर वेट एंड बी फॉर बायस। ठीक है, वेट इसीलिए क्योंकि ये बताता है कि यक्स फीचर का क्या कंट्रीब्यूशन होगा इन द प्रिडिक्शन। और अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे हमने ये जो मेरा नंबर ऑफ बेडरूम्स है ना, इसको हम लोग सिंप्लिसिटी नोटेशन के लिए हमने इसको एज ए यक्स नेमिंग दिया, एंड ये टारगेट को हमने वाई नेमिंग दिया। ठीक है, तो अगर जब भी मैं बोलता हूँ W टाइम्स यक्स, मतलब ये हुआ कि W टाइम्स नंबर ऑफ बेडरूम्स फीचर। तो हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है इस मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना, मतलब W
एंड बी का ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग एक लॉस फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, एक लॉस फंक्शन डिफाइन करते हैं। लॉस फंक्शन क्या बताता है? इट मेजर्स हाउ रॉन्ग द मॉडल इज फॉर वन डेटा पॉइंट। ठीक है, देखो आपके पास जो डेटा होते हैं ना, आपका जो डेटा होता है उसका कुछ डायमेंशन होता है। अभी अगर मैं टेबुलर डेटा का बात करूं, तो अगर हम लोग ये बोलते हैं कि हमारे डेटा में 50 रोज हैं, ठीक है, मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेटा है उसमें टोटल 50 सैंपल्स हैं। ठीक है, हर एक रो को हम लोग एज ए सैंपल ट्रीट कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग किसी एक सैंपल पे फाइंड करते हैं कि मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं यूजिंग लॉस फंक्शन। ठीक है, तो एक रिग्रेशन प्रॉब्लम का एक सिंपल लॉस फंक्शन है, दैट इज अ स्क्वायर्ड लॉस। ठीक है, स्क्वायर्ड लॉस क्या है? स्क्वायर्ड लॉस है कि एक्चुअल y फॉर एक्चुअल एंड y हैट फॉर प्रिडिक्शन। तो एक्चुअल माइनस प्रिडिक्शन का स्क्वायर, ठीक है, उसका स्क्वायर, और हमने आगे में 1.2 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जस्ट फॉर कॉस्मेटिक पर्पस। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो क्या होगा? ये 2 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स y माइनस वाई हैट, है ना। तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन स्क्वायर्ड लॉस का मेन इंटेंशन क्या है? ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्शन, उसका आप स्क्वायर लो। स्क्वायर क्यों? ताकि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट कंसीडर करो, है ना। दो तरीके से हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर सकते हैं। एक तो हम लोग मॉडुलो अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन मॉडुलो का लिमिटेशन होता है कि इट इज नॉट डिफरेंशिएबल अक्रॉस ऑल द पॉइंट। इसको हमने पुराने लेक्चर्स में देखा था। लेकिन ये जो स्क्वायर्ड फंक्शन होता है ना, इट इज डिफरेंशिएबल अक्रॉस ऑल द पॉइंट। इसीलिए हम लोग इसको प्रीफर करते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग मॉडुलो टू गेट द एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। वी आर नॉट इंटरेस्टेड कि जो प्रिडिक्शन है वो टारगेट से बड़ा है या छोटा है। वी आर ओनली इंटरेस्टेड कि क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है बिटवीन एक्चुअल एंड प्रिडिक्शन। तो हमने देखा किसी एक सिंगल पॉइंट पे हम लोगों ने लॉस फंक्शन यूज किया, स्क्वायर्ड लॉस, जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होता है इन रिग्रेशन प्रॉब्लम। देखो, बेस्ड अपॉन प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लॉस फंक्शन एंड कॉस्ट फंक्शन, जो कि हम लोग मशीन लर्निंग में यूज करते हैं। हर एक के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ बेनिफिट्स होते हैं। अब आते हैं कॉस्ट फंक्शन। तो ये जो हमने अभी देखा लॉस फंक्शन, लॉस फंक्शन में हम लोग किसी एक सैंपल डेटा पे एरर फाइंड करने में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन जब हम लोग कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं, इन दैट केस इट मेजर्स द एवरेज लॉस अक्रॉस ऑल द ट्रेनिंग सैंपल, है ना। कि हमारा जो मॉडल है ना, वो कंबाइंड ऑल द ट्रेनिंग सैंपल पे ऑन एवरेज कैसा परफॉर्म कर रहा है ना। वहां पे हम लोग हर एक सैंपल का प्रिडिक्शन को कंपेयर करते हैं विद द एक्चुअल टारगेट वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस फॉर्मूला के हेल्प से किसी एक सैंपल पे हम लोग निकालेंगे लॉस, और सेम फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग हर एक सैंपल पे लॉस कंप्यूट करके और उसका एवरेज कंप्यूट करेंगे। ELI का मतलब ये हुआ कि लॉस फंक्शन फॉर ith सैंपल, है ना। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में हमने आई दिया। यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में आई, ये जो नोटेशन है ये डिनोट करता है कि हम लोग ith सैंपल की बात करें। मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग में नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नोटेशन को अच्छे से समझ लेते हो, अडाप्ट कर लेते हो, तो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है। ठीक है, तो हमने सुपरस्क्रिप्ट में आई दिया, इसका मतलब ये हुआ कि लॉस फंक्शन फॉर ith सैंपल। ठीक है, तो हर एक सैंपल का हम लोग कंप्यूट करेंगे लॉस फंक्शन यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड देन हम लोग उसका इन द एंड एवरेज कंप्यूट करेंगे टू गेट द एवरेज लॉस, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला में लॉस फंक्शन किधर डिपेंड कर रहा है? वो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है। और इस फॉर्मूला में ये जो वाई हैट है, वाई हैट मतलब प्रिडिक्शन, वो इस इक्वेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन में जो y हैट का वैल्यू है, अगर हम लोग उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये लॉस फंक्शन को अगर हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो मेरे को जो न्यू इक्वेशन मिलेगा ना, वो इट विल लुक लाइक दिस, है ना। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, और y हैट की जगह पे हम लोग डब्ल्यू एक्स प्लस बी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये मेरे को मिलेगा न्यू कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो सुपरस्क्रिप्ट में आई है, वो डिनोट कर रहा है
ith सैंपल का ये जो x नंबर ऑफ बेडरूम्स कितना है एंड ith सैंपल का ट्रू लेवल क्या है ना? yi मतलब ट्रू लेवल एंड जब हम लोग y हैट आई बोलते हैं ना, जब हम लोग y हैट बोलते हैं तो इट इज प्रिडिक्शन लेवल, प्रिडिक्शन लेवल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा हमारा न्यू कॉस्ट फंक्शन, ठीक है? और कॉस्ट फंक्शन भी एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर ये जो मेरा कॉस्ट फंक्शन है, इस कॉस्ट फंक्शन में हमारे पैरामीटर्स क्या हैं? W एंड B, ठीक है? तो जिस तरीके से अगर मेरे पास एक फंक्शन f(x) है और जब हम लोग उस फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो इन दैट केस हम लोग x का ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करते हैं। उसी तरीके से जब हम लोग इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे तो हम लोग ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ W एंड B फाइंड करेंगे सच दैट कि ये जो मेरा फंक्शन है ये फंक्शन मिनिमम हो। और ये फंक्शन जो है ये फंक्शन हर एक सैंपल को एज ए कंसीडर करता है टू कंप्यूट द मिनिमल वैल्यू। इसीलिए मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना मतलब ये हुआ कि टू फाइंड द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ W एंड V, है ना? तो हमारा जो मॉडल y इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्स प्लस बी है, उस मॉडल में अगर हम लोग ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ w एंड b फाइंड कर लेंगे, मतलब ये हुआ कि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन हो गया, ठीक है? तो ग्रेडियंट डिसेंट जो एल्गोरिथम होता है ना, इट ट्राइज टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन j ऑफ w एंड b by finding the optimal value of parameters w एंड b। तो जब भी हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल की बात करते हैं ना, तो इन जनरल हम लोग 2 टाइप्स के मॉडल की बात करते हैं। एक होता है रिग्रेशन मॉडल, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन मॉडल। इन द रिग्रेशन मॉडल हम लोग जो प्रेडिक्शन करते हैं, द प्रेडिक्टेड वैल्यू इज ऑफ टाइप रियल वैल्यू, है ना? तो उसको हम लोग कहते हैं रिग्रेशन मॉडल। एंड क्लासिफिकेशन मॉडल में हम लोग फिक्स सेट ऑफ कैटेगरीज में प्रेडिक्शन करते हैं। लाइक ईमेल स्पैम है या हैम है, या फिर गिवन द इमेज ऑफ ए एनिमल, मुझे ये बताना है कि क्या ये कैट है या डॉग है ना? या फिर गिवन ए डिजिट, ए हैंड रिटन डिजिट, मुझे ये बताना है कि क्या ये जो इमेज है क्या वो 0 को रिप्रेजेंट करता है, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, 8 को, या फिर 9 को, ठीक है? तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। एंड जहाँ पे हमें रियल वैल्यू नंबर प्रिडिक्ट करना होता है, लाइक हाउस का प्राइस क्या होगा, है ना? या टुमारो टेम्परेचर क्या होगा, या किसी स्टॉक का टुमारो प्राइस क्या होगा, उसको हम लोग कहते हैं रिग्रेशन मॉडल। तो लॉस फंक्शन या फिर कॉस्ट फंक्शन, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल। मॉडल को ट्रेन करना मतलब लॉस फंक्शन या कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना, है ना? मॉडल को ट्रेन करना मतलब कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना। एंड कॉस्ट फंक्शन क्या होता है? इट इज ए काइंड ऑफ एवरेजिंग ऑफ लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन किसी एक सैंपल पे डिफाइन होता है, कॉस्ट फंक्शन इट इज द एवरेज ऑफ ऑल द सैंपल। तो based upon situation, based upon the type of problem we are solving, there are different kind of loss function जो कि हम लोग यूज करते हैं in regression and in classification. Some of the common जो लॉस फंक्शन हम लोग रिग्रेशन मॉडल में यूज करते हैं, दैट इज मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन स्क्वायर्ड एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, आरएमएसई, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, है ना? तो ये सारे जो होते हैं ना, ये सारे होते हैं, आप कह सकते हो कॉस्ट फंक्शन, ठीक है? ये सारे हम लोग कंप्लीट कंप्लीट सैंपल पे डिफाइन करते हैं, ठीक है? ऑन द अदर साइड अगर हमारा प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन टाइप का है, तो इन दैट केस हम लोग यूज करते हैं कॉस्ट फंक्शन लाइक बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी या कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी। अगर हमारे क्लासिफिकेशन टास्क में देर आर ओनली 2 कैटेगरीज, है ना? लाइक ईमेल या तो स्पैम होगा या तो हैम होगा, है ना? या फिर कोई इमेज या तो कैट होगा या तो डॉग होगा, तो इन दैट केस हम लोग यूज करते हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। एंड कोई ऐसा प्रॉब्लम लाइक डिजिट क्लासिफिकेशन फ्रॉम 0 to 9, तो उसको हम लोग बोलेंगे कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है? इन दैट केस हम लोग यूज करेंगे कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी कॉस्ट फंक्शन, ठीक है? लॉस फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबली यूज़ होता है इन मशीन लर्निंग। बट अपने माइंड में ये फिट कर लो कि जब हम लोग लॉस फंक्शन की बात करते हैं, तो हम लोग किसी एक सैंपल की बात करते हैं। जब हम लोग कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं, तो हम लोग अपने कंप्लीट डेटा सेट पे जो हम लोग एरर कंप्यूट करते हैं, हम लोग उसकी बात करते हैं, है ना?
तो हमने जो ऊपर अभी डिफाइन किया कॉस्ट फंक्शन, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना, और अगर हम लोग सक्सेसफुली मिनिमाइज कर लेते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा मॉडल सक्सेसफुली ट्रेन हो गया। क्योंकि अगर हम लोग इसको मिनिमाइज कर लेंगे, मतलब ये हुआ कि हम लोग ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ W एंड B फाइंड कर लेंगे, और हमारा इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू WX प्लस B। और अगर हम लोग W एंड B फाइंड कर लेंगे, फॉर एग्जांपल W इज इक्वल टू 5 और B इज इक्वल टू -2, तो ये हो जाएगा मेरा मशीन लर्निंग मॉडल। ठीक है, तो आप कोई भी x इनपुट दो, इट विल बी एबल टू डू द प्रिडिक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एज ए पार्ट ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम लोग सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करते हैं, और यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा W एंड B। क्योंकि अगर आप इस फंक्शन को देखोगे ना, अगर आप इस फंक्शन को देखोगे, अगर आप इस कॉस्ट फंक्शन को देखोगे, तो इसका जो पैरामीटर है, इसका पैरामीटर W एंड B है। इसका पैरामीटर X एंड Y नहीं है, इसका पैरामीटर W एंड B है। ठीक है, इसे हमें डालना है और हमें चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग एक रैंडम इनिशियलाइजेशन करते हैं, और हम लोग अज्यूम करते हैं कि द इनिशियल वैल्यूज W नॉट एंड B नॉट। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू ऑफ वेट एंड बायस एट जीरोथ आइट्रेशन, है ना, स्टार्ट ऑफ जीरोथ आइट्रेशन। और हम लोग एक लर्निंग रेट अल्फा, जो कि एक हाइपर पैरामीटर है, उसको भी डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम लोग ग्रेडियंट कंप्यूट करते हैं, बिकॉज ग्रेडियंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट अल्गोरिदम। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? वाइल कंप्यूटिंग ग्रेडियंट, हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू W, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, हम लोग कंप्यूट करें, कैसे करेंगे इसको हम लोग देखेंगे आने वाले टॉपिक में। एक बार जब हम लोग ये सारे कंप्यूट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये W एंड B को अपडेट करते हैं। कैसे अपडेट करते हैं? तो ये फॉर्मूलास अपडेट करते हैं कि वैल्यू ऑफ W एट kth आइट्रेशन, the value of W at kth iteration, it will be value of W at k minus 1th iteration minus alpha times the partial derivative of cost function with respect to W for the value W at k minus 1 plus B at k minus 1 iteration, है ना। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू W, एंड हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट पे इंटरेस्टेड है, एंड दैट पॉइंट इज दिस वन, है ना। हम लोग इस पॉइंट पे इंटरेस्टेड है कि क्या है ग्रेडियंट, क्या है पार्शियल डेरिवेटिव, क्या है स्लोप, है ना। तो इस तरीके से हम लोग W को अपडेट करेंगे, एंड सिमिलर तरीके से हम लोग बायस को अपडेट करेंगे। बायस एट kth आइट्रेशन विल बी बायस एट k minus 1th आइट्रेशन माइनस अल्फा टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू बायस एट W k minus 1 एंड B k minus 1। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे एक एक करके हमने इसको फाइंड किया। लेकिन जब आप रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, जब आप इसका कोड लिखोगे, तो हमें पता है कि पाइथन में स्पेशली जो हम लोग numpy एंड pandas यूज करते हैं, इट गिव्स अस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेक्टराइजेशन। तो वेक्टराइजेशन के हेल्प से जो पाइथन का एक्सिक्यूशन होता है, इट बिकम्स वेरी वेरी फास्टर। अभी आप ये सोचो कि आपके पास यहाँ पे 2 पैरामीटर्स है, W एंड V। आप एक ऐसा सिनेरियो सोचो जहाँ पे आपके पास 50,000 पैरामीटर्स है, 1 मिलियन टाइम पैरामीटर्स है। तो इन दैट केस हर एक को इंडिविजुअली कंप्यूट करना, इट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग टास्क। तो इन दैट केस हम लोग एक वेक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो वेक्टराइजेशन ऑपरेशन, इट इज मच मच फास्टर कंपेयर टू नॉर्मल लूप आइट्रेशन। ठीक है, अभी मेरे पास 2 पैरामीटर्स हैं। सोचो मेरे पास 100 पैरामीटर्स हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 100 टाइम्स एक लूप आइटरेट करना पड़ेगा, एंड हर एक आइट्रेशन में मेरे को एक पैरामीटर को अपडेट करना पड़ेगा, है ना। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये एक वेक्टर है, और इस वेक्टर में हमारे पास 2 वैल्यूज हैं। दोनों वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करते हैं? इट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वेट एंड वाइज एट kth आइट्रेशन। और वो क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? वेट एंड बायस एट k माइनस 1th आइट्रेशन माइनस, इस वेक्टर हम लोग क्या माइनस करेंगे? अल्फा टाइम्स द ग्रेडियंट। ठीक है, और ग्रेडियंट क्या होगा? ग्रेडियंट भी एक वेक्टर होगा।
ठीक है? और हम लोग ग्रेडिएंट किसी एक पॉइंट पे इंटरेस्टेड है एंड दैट पॉइंट इज़ k माइनस 1th आइटरेशन, है ना? अभी अगर हम लोग kth आइटरेशन में हैं, तो kth आइटरेशन में जो हम लोग अपडेट करेंगे ना, वो हम लोग अपडेट करेंगे बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ वेट एंड बायस एट k माइनस 1th आइटरेशन, है ना? तो इसको आप ऐसे समझो, यहाँ पे हम लोग k-1 क्यों लिख रहे हैं? आप ऐसे सोचो कि अभी अगर आप इस पॉइंट पे हो और इस पॉइंट से आपको डिसाइड करना है आपको किधर जाना है टू मिनिमाइज़, तो यहाँ पे आप क्या करते हो? आप इस पॉइंट पे फाइंड करते हो ग्रेडिएंट, और अगर वो डायरेक्शन इधर देता है तो आप इसके ऑपोज़िट में माइनस नेवला आप इस डायरेक्शन में मूव करते हो। तो आप ग्रेडिएंट इस स्पेसिफिक पॉइंट पे रिप्रेजेंट करते हो और ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है k-1। आप करेंटली k-1 पॉइंट पे हो और आप यहाँ से जिस पॉइंट पे जाओगे ना, वो होगा kth पॉइंट या kth आइटरेशन वाला पॉइंट। इसीलिए हम लोग यहाँ पे k-1th आइटरेशन वाला वेट एंड वाइज कंसीडर करते हैं टू कंप्यूट द ग्रेडिएंट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्टेप है, ये स्टेप को हम लोग मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करेंगे बिकॉज़ ग्रेडिएंट डिसेंट इज़ ए आइटरेटिव एल्गोरिथम। तो हम लोग इसको मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म करेंगे सच दैट इसको हम लोग तब तक परफॉर्म करेंगे कि द वैल्यू ऑफ वेट एंड वाइज इट इज़ वेरी क्लोज इनफ टू डब्ल्यू स्टार एंड बी स्टार। ये क्या? ये मिनिमल वैल्यू है ना? दिस इज़ द थियोरेटिकली थियोरेटिकली मिनिमल वैल्यू आपको ये अचीव करना है। अगर आप ये अचीव कर लेते हो मतलब आपका ग्रेडिएंट डिसेंट वो 100% करेक्ट है। तो हमारा गोल ये होता है कि मल्टीपल आइटरेशन परफॉर्म करना सच दैट कि हमारा जो ग्रेडिएंट का जो आउटपुट वेट एंड बायस हो इट इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू डब्ल्यू स्टार एंड बी स्टार। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रेडिएंट डिसेंट में हम लोग एवरी टाइम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं, हम लोग ग्रेडिएंट की बात करते हैं, तो हम लोग ग्रेडिएंट या पार्शियल डेरिवेटिव कैसे कंप्यूट करेंगे फॉर द अबव सिनेरियो, है ना? तो अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा, अभी जो हमने रिग्रेशन प्रॉब्लम देखा, उसमें हमने एक डिफाइन किया, हमने एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन किया, हमने एक कॉस्ट फंक्शन डिफाइन किया एंड कॉस्ट फंक्शन जो है इट इज ए फंक्शन ऑफ डब्ल्यू एंड बी, वेट एंड वाइस, ठीक है? और ये है मेरा कॉस्ट फंक्शन जो कि वेट एंड बायस का फंक्शन है। हमारा गोल है इसको मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करने के प्रोसेस में ग्रेडिएंट डिसेंट के प्रोसेस में हमें दो पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू वेट एंड सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू वाइस। मतलब हमें कंप्यूट करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेट एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बायस, ठीक है? तो हम लोगों को इस पे अप्लाई करना है, ठीक है? हमें इस पे अप्लाई करना है, यहाँ पे समेशन है, तो आपको डर लग सकता है कि हम लोग समेशन पे कैसे अप्लाई करेंगे, बट आप ऐसा समझो समेशन होता क्या है ना? अगर हम लोग लिखते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, इसको हम लोग समेशन में इस तरीके से लिख सकते हैं, AI और यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 to 4, ठीक है? और आप ऐसा सोचो कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस, और हमने देखा था सम रूल क्या होता है। सम रूल में अगर मुझे इसका पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका डेरिवेटिव कंप्यूट करूंगा, प्लस कर दूंगा इसका डेरिवेटिव, प्लस इसका डेरिवेटिव, प्लस इसका डेरिवेटिव। मतलब ये हुआ कि समेशन विल नॉट अफेक्ट द डेरिवेटिव, ठीक है? मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा पार्शियल डेरिवेटिव है ना, इसको हम लोग डायरेक्टली इस वाले पार्ट पे अप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि 1/2n एक कांस्टेंट है और ये समेशन से कोई चेंजेस नहीं होता है। हम लोग डायरेक्टली पार्शियल डेरिवेटिव को अंदर अप्लाई कर देंगे, ठीक है? हम लोग डायरेक्टली अंदर अप्लाई करेंगे। अंदर अप्लाई करेंगे मतलब हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव इसको हम लोग कर सकते हैं लॉस फंक्शन, ठीक है? ये लॉस फंक्शन ही है, तो हम लोग डायरेक्टली लॉस फंक्शन पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए कहीं-कहीं आप देखोगे कि हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडिएंट डिसेंट पे हम लोग लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं। इवन दो एक्चुअली में हम लोग कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करते हैं, बट कहीं-कहीं पे आप इसको सुनोगे कि बी मिनिमाइज द लॉस फंक्शन, बट एक्चुअली में हम लोग कॉस्ट फंक्शन को ही मिनिमाइज करते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1/2n टाइम्स समेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस, अंदर वाला, ठीक है? और अंदर वाला का डेरिवेटिव क्या होगा? बहुत सिंपल। पहले हमें w के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। w के रिस्पेक्ट में करना है मतलब बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। w के रिस्पेक्ट में करना है मतलब बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे चेन रूल। मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है ना? तो ये क्या है? इसका स्क्वायर है ना? तो एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2 टाइम्स एक्स होता है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ ये 2 आगे आ जाएगा, 2 टाइम्स एक्स, ठीक है?
अब हमें क्या करना पड़ेगा एज़ ए पार्ट ऑफ चेन रूल, मुझे स्क्वायर के अंदर वाले को अब डेरिवेटिव फाइंड करना होगा, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे w के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 0 हो जाएगा और इसका जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा xi, और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस xi, है ना? उसी तरीके से जब हम लोग b के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे, मतलब हम लोग इसका पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू b एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर में अंदर वाले का डेरिवेटिव कंप्यूट करना है। कांस्टेंट का 0, इसको भी हम लोग कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि हमें b के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है डेरिवेटिव, और b का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और ब्रैकेट के बाहर में यहाँ पे देखोगे माइनस लगा है तो इसका डेरिवेटिव -1 हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से डेरिवेटिव कंप्यूट किया। अब हम लोग क्या है, अब हम लोग k-1th आइट्रेशन पे जो वेट एंड बायस है ना, उस पे हम लोग इंटरेस्टेड है, उस पॉइंट पे हम लोग इंटरेस्टेड है, क्या है, वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग w एंड b को रिप्लेस कर देंगे विद दैट पर्टिकुलर वैल्यू, कि आप किस पॉइंट पे फाइंड करना चाहते हो डेरिवेटिव ऑफ दिस कॉस्ट फंक्शन। तो हमने देखा रिग्रेशन प्रॉब्लम का ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। अब हम लोग देखते हैं हाउ वी कैन अप्लाई ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम ऑन ए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, और इस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम, ठीक है? इवन दो नेम में आप देखोगे इट इज ए रिग्रेशन, बट इट इज स्टिल ए क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्पैम ईमेल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो स्पैम ईमेल में हमारा गोल होता है कि गिवन द बॉडी ऑफ ए ईमेल, हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि क्या वो ईमेल जेन्युइन ईमेल है या क्या वो ईमेल स्पैम ईमेल है ना? तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस हमारे पास ईमेल का बॉडी होता है और उससे एक एसोसिएटेड टारगेट होता है या लेवल होता है जो कि बताता है कि क्या ईमेल या स्पैम है या नहीं है, ठीक है? हमारे पास जब ट्रेनिंग करते हैं, जब भी हम लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास लेवल डेटा होता है जहाँ पे हमारे पास बॉडी होगा, ईमेल का बॉडी होगा, उसके साथ एसोसिएटेड एक टारगेट वैल्यू होगा जो कि बताएगा कि क्या वो ईमेल जेन्युइन है या क्या वो ईमेल स्पैम है, ठीक है? तो हमने क्या किया, हमारे डोमेन एक्सपर्ट ने कुछ फीचर्स फाइंड आउट किए। वो फीचर्स क्या है, वो फीचर्स हैं, क्या वो ईमेल लॉटरी वर्ड कंटेन करता है, क्या वो ईमेल प्राइज़ वर्ड कंटेन करता है, क्या वो ईमेल विनर वर्ड कंटेन करता है, क्या वो ईमेल कांग्रेचुलेशंस वर्ड कंटेन करता है। मतलब अगर उस ईमेल के बॉडी में अगर लॉटरी वर्ड है तो हम लोग 1 मार्क कर देंगे, अगर प्राइज़ है तो 1 मार्क कर देंगे, विनर नहीं है तो 0 मार्क करेंगे, कांग्रेचुलेशंस है तो 1 मार्क करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक फीचर डिज़ाइन करेंगे फॉर ए गिवन सैंपल, और हमारे पास उसके साथ एसोसिएटेड टारगेट होगा जो कि बताएगा क्या वो स्पैम है या नहीं, ठीक है? तो हमारे पास डेटा होंगे, हमारे पास 1000, 5000, 10,000 हमारे पास ईमेल होंगे। उस ईमेल से हम लोग इस तरीके का एक टैबुलर डेटा कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है? अब हमारा गोल क्या है? हमारा गोल है कि हमारे मॉडल को इस डेटा पे ट्रेन करना, एक क्लासिफिकेशन मॉडल ट्रेन करना, एंड उसके बाद हमारा टारगेट क्या है कि उसके बाद अगर मुझे कोई न्यू ईमेल दिया जाता है तो मुझे उस ईमेल पे प्रिडिक्शन करना है बेस्ड अपॉन दिस ट्रेन्ड मॉडल कि क्या वो ईमेल स्पैम है या नहीं है। एंड जो हमें न्यू ईमेल दिया जाएगा ना, उस ईमेल के साथ कोई भी टारगेट एसोसिएटेड नहीं होगा, तो मुझे टेस्ट करना है, मुझे प्रिडिक्ट करना है कि क्या वो ईमेल स्पैम है या जेन्युइन है, ठीक है? तो अगर हमने एक मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया, मुझे 2 ईमेल्स दिए गए, ठीक है? मुझे क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इसको इस तरीके से एज़ ए फीचर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम लोग हर एक वर्ड को जाकर के चेक करेंगे, क्या वो लॉटरी कंटेन करता है, अगर करता है तो 1, नहीं करता है तो 0। उसी तरीके से हम लोग हर एक फीचर पे ये कंटेन करेंगे, और एक बार जब हम लोग सारे प्रोसेस कर देंगे, तो मेरे पास एक 4 लेंथ का एक वेक्टर मिलेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे फीचर सेट, है ना? फीचर सेट पे हम लोगों को प्रिडिक्शन करना होगा, है ना? तो अगर आप जस्ट एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, है ना? तो क्या ये ईमेल स्पैम है? तो देयर इज़ अ हाई चांस कि दिस ईमेल इज़ नॉट अ स्पैम, इट इज़ अ हैम, इट इज़ अ जेन्युइन ईमेल, ठीक है? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो देयर इज़ हाई चांस कि दिस ईमेल इज़ अ स्पैम ईमेल, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये जो ईमेल है इट कंटेन्स वेरी सेंसिटिव वर्ड्स लाइक प्राइज़, लॉटरी, विन,
है ना? डॉलर, वर्थ, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ना, ये सारे सिग्नल करते हैं कंबाइंड कि देयर इज़ अ हाई चांस कि ये ईमेल स्पैम ईमेल है, ठीक है? तो इस तरीके से हमने एक डेटा सेट प्रिपेयर किया, हमें एक मॉडल ट्रेन करना है एंड इस प्रॉब्लम के लिए हम लोग जो मॉडल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इवन दो नेम सजेस्ट इट इज़ अ रिग्रेशन मॉडल बट इट इज़ ए क्लासिफिकेशन मॉडल। तो बेस्ड ऑन द अबव डेटा हमने क्या किया? हमने एक मॉडल ट्रेन किया। हमें एक मॉडल ट्रेन करना है, हमें एक स्पैम ईमेल क्लासिफायर मॉडल ट्रेन करना है सच दैट गिवन न्यू ईमेल बॉडी वी शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट वेदर द ईमेल इज स्पैम और नॉट स्पैम। ठीक है? और हमने देखा कि ट्रेनिंग ए मशीन लर्निंग मॉडल का मतलब क्या होता है? ट्रेनिंग ए मशीन लर्निंग मॉडल का होता है कि हम लोग एक कॉस्ट फंक्शन डिफाइन करते हैं एंड उस कॉस्ट फंक्शन में हम लोग सारे पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज़ करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडिएंट डिसेंट। तो ट्रेनिंग एन एमएल मॉडल इट इज अबाउट लर्निंग ए फंक्शन विथ पैरामीटर्स सच दैट प्रेडिक्शन इज एज क्लोज एज पॉसिबल टू द टारगेट वैल्यू। ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल इक्वेशन दिखता कैसा है ना? चूंकि हर एक मॉडल एक फंक्शन की तरह होता है तो हम लोग देखते हैं कि हाउ डज लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल लुक्स लाइक। ठीक है? तो हर एक मॉडल क्या करता है? हर एक मॉडल एक प्रिडिक्शन करता है एंड प्रिडिक्शन को हम लोग वाई हैट से डिनोट करते हैं। तो वाई हैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस जेड, है ना? तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये जो फंक्शन है ना इट लुक्स वेरी मच लाइक सिग्मोइड फंक्शन। सिग्मोइड फंक्शन, ठीक है? सिग्मोइड फंक्शन, और हमने देखा था कि सिग्मोइड जो फंक्शन होता है उसका जो वैल्यू होता है ना उसका वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करता है और इट इज परफेक्ट फॉर आवर सिनेरियो, है ना? क्यों? क्योंकि हमारा टास्क है, हमारा टास्क क्लासिफिकेशन टास्क है। हमारा टास्क ये है कि गिवन द बॉडी ऑफ ईमेल हमें प्रिडिक्ट करना है क्या वो ईमेल स्पैम है या नहीं। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि गिवन द बॉडी ऑफ ईमेल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ईमेल बीइंग अ स्पैम। ठीक है? दैट इज वाई दिस इज वेरी मच परफेक्ट फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क। ठीक है? और यहाँ पे जेड क्या होगा? यहाँ पे जेड होगा दिस इक्वेशन, और ये इक्वेशन जो है ना आप देखोगे ये इक्वेशन इट लुक्स वेरी मच सिमिलर टू लीनियर रिग्रेशन, है ना? और लीनियर में मल्टीनोमियल मल्टीनोमियल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है? यहाँ पे देखोगे कि हर एक फीचर, ठीक है, यहाँ पे हमने लॉटरी वाला जो कॉलम है ना इस फीचर को हमने नेमिंग दिया x1 फॉर कन्वीनियंस, इसको हमने नेमिंग दिया x2, इसको x3, इसको x4। ठीक है? तो अगर मैं बोलूँ x3 मतलब वो विनर वाले कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे देखोगे कि ये जो जेड है ना, जेड क्या है? जेड इज इक्वल टू W1 टाइम्स x1 प्लस W2 टाइम्स x2 प्लस W3 टाइम्स x3 प्लस b। ठीक है? तो ये W1, W2, W3 ये डिसाइड करता है कि x1 को कितना वेटेज देना है, x2 को कितना वेटेज देना है, x3 को कितना वेटेज देना है। दैट इज वाई वी कॉल दिस वेरिएबल्स एज वेट। ठीक है? ये डिसाइड करता है कि किस फीचर को कितना वेटेज दिया जाएगा, और ये बी अलोन है। ठीक है? ये बी इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी फीचर, तो हम लोग उसको बोलते हैं बायस, और कंबाइंड इसको हम लोग कहते हैं पैरामीटर्स। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमने जस्ट 3 फीचर्स कंसीडर किया, है ना? इवन तो यहाँ पे 4 फीचर्स थे, हमने 3 फीचर्स कंसीडर किए टू स्टडी ग्रेडिएंट डिसेंट, बिकॉज अगर हम लोग चारों फीचर कंसीडर करेंगे द स्टडी विल बिकम वेरी मच ट्रिकी एंड कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है? इसीलिए अभी के लिए हम लोग एक फीचर को ड्रॉप कर देते हैं और हम लोग अपने स्टडी को जस्ट 3 फीचर पे परफॉर्म करते हैं टू अंडरस्टैंड कि हाउ ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम वर्क्स फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो चूंकि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो हम लोग रिग्रेशन प्रॉब्लम वाले लॉस फंक्शन को यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, है ना? हमने देखा था कि रिग्रेशन वाले प्रॉब्लम में हमने स्क्वायर्ड लॉस यूज किया था बट दैट वी कांट यूज इट हेयर। क्यों? इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को देखेंगे इन मशीन लर्निंग टॉपिक। अभी के लिए आप ये सोचो कि यहाँ पे हम लोग यूज करें बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन। ठीक है? लॉस फंक्शन एक सैंपल पे डिफाइन होता है। गिवन ए सैंपल हमें हम लोग बता सकते हैं कि व्हाट इज द लॉस। लॉस यहाँ पे हमने कैसे डिफाइन किया? लॉस फंक्शन इनपुट दो चीजें लेती है, एक लेता है एक्चुअल लेवल, एक्चुअल टारगेट वैल्यू, वाई फॉर एक्चुअल टारगेट वैल्यू एंड वाई हैट फॉर द प्रिडिक्शन वैल्यू। ठीक है? और ये इक्वेशन है माइनस और अंदर में वाई लॉग वाई हैट प्लस 1 माइनस वाई
log 1 माइनस वाई हैट, ठीक है? ये हमारा लॉस फंक्शन, और इस लॉस फंक्शन से हम लोग डिफाइन करेंगे कॉस्ट फंक्शन अक्रॉस ऑल द डेटा, और उस कॉस्ट फंक्शन को हम लोग मिनिमाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा ये समझते हैं कि ये लॉस फंक्शन इंट्यूटिव कैसे है, ये लॉस फंक्शन डिराइव कैसे होता है। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड आईआईएससी के इंटरव्यू में मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट दिस टॉपिक कि हाउ विल यू डिराइव द लॉस फंक्शन बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का जो प्रूफ होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन फ्रॉम प्रोबेबिलिटी, और इसको हमने बहुत ही डिटेल में कवर किया 10.46 में। क्या होता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, और इसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम लोग बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी को प्रूफ करते हैं, ठीक है? तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप जाकर के इस लेक्चर को देखो। तो जब भी हम लोग बाइनरी क्लासिफिकेशन टास्क परफॉर्म करते हैं तो मॉडल क्या करता है, मॉडल प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट करता है ना। हमने देखा कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का जो आउटपुट होता है ना, उसका वैल्यू वो 0 टू 1 के बीच में लाई करता है, वो 0 टू 1 के बीच में लाई करता है। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में, स्पेशली बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में, जो आउटपुट होता है ना, और मॉडल का जो आउटपुट होता है वो एक प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ इवेंट विथ क्लास 1, है ना। और हमारे केस में क्लास 1 क्या है, स्पैम। अगर वो ईमेल स्पैम है तो हम लोग बोलेंगे क्लास 1, अगर वो 0 है मतलब वो हैम, ठीक है। वेयर ट्रू लेवल इट बिलोंग्स टू 0 एंड 1, 1 फॉर स्पैम एंड 0 फॉर हैम। और हमारा गोल क्या होता है, हमारा गोल होता है फाइंड करना पी हैट। पी हैट मतलब प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी, जहां पे हैट लगा है मतलब दैट इज पार्ट ऑफ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन कौन करेगा, वो मशीन लर्निंग मॉडल करेगा, ठीक है। तो पी हैट मतलब प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी। और प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 गिवन x, ठीक है। मतलब टारगेट कॉलम या लेवल 1 होने का या ईमेल स्पैम होने का क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन द फीचर सेट। फीचर सेट क्या होता है, ये सारे जो हमने देखा ना, ये सारे को हम लोग फीचर को हम लोग कहते हैं कंबाइंड फीचर सेट। तो गिवन द फीचर सेट हमें ये बताना कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ईमेल इज स्पैम। और उसके साथ साथ मुझे क्या दिया गया, मुझे थीटा दिया जाता है। थीटा क्या होता है, मॉडल का पैरामीटर, है ना। मॉडल का पैरामीटर होता है जिसको हमें ट्रेन करना होता है, जिसको हमें अपडेट करना होता है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पी हैट को डिफाइन करते हैं। और यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स हमारा फीचर सेट है, एंड थीटा हमारे पैरामीटर्स है जो कि मॉडल लर्न करता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस। और अगर आप इस टास्क को देखोगे ना, अगर आप इस टास्क को देखोगे तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नौली, है ना। बर्नौली से रिलेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि बर्नौली में क्या होता है, बर्नौली में चीजें दो होती है, दो ही इवेंट होता है, एक सक्सेस होता है, एक फेल्यूर होता है ना। बर्नौली में एक सक्सेस होता है, एक फेल्यूर होता है। उसी तरीके से हमारे टास्क में क्या है, हमारे टास्क में या तो स्पैम है या तो हैम है। स्पैम फॉर 1 एंड हैम फॉर 0। अगर इस तरीके का प्रॉब्लम हो जहाँ पे हम लोग किसी भी इवेंट को आइदर हम लोग सक्सेस या फेल्योर के टर्म में उसको डिनोट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज ए बर्नौली एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इन दैट केस हम लोग लाइक्लीहुड ऑफ वाई को कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग लाइक्लीहुड ऑफ वाई को डिफाइन करेंगे पी हैट का पावर वाई माइनस 1 माइनस पी, 1 माइनस पी हैट का पावर 1 माइनस वाई, ठीक है। और ये इक्वेशन जो होगा मेरे को बताएगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, है ना। गिवन एक्स मतलब फीचर सेट एंड थीटा क्या है, थीटा है हमारे पैरामीटर्स, ठीक है। तो अगर हम लोग ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईमेल बीइंग अ स्पैम मतलब 1, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वाई की जगह पे 1 ऐड कर देंगे और यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा पी हैट का पावर 1, है ना। तो पी हैट हमें देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 1 या फिर ईमेल बीइंग अ स्पैम। अगर हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0, तो हम लोग क्या करेंगे, y की जगह पे 0 यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, y की जगह पे 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, और हमारा आउटपुट हो जाएगा 1 माइनस पी हैट। मतलब ये हुआ कि पी हैट हमें देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ईमेल बीइंग अ स्पैम, एंड 1 माइनस पी हैट हमें देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ईमेल बीइंग हैम। ये कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है फ्रॉम बर्नौली एक्सपेरिमेंट, जो कि हमने प्रोबेबिलिटी में देखा था। और इसको हम लोग कह सकते हैं लाइक्लीहुड ऑफ वाई, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड में हम लोग लाइक्लीहुड फाइंड करते हैं,
और उसके बाद हम लोग मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन फाइंड करते हैं बाय मैक्सिमाइजिंग, है ना। तो एमएलई में क्या होता है, एमएलई में होता है मॉडल पैरामीटर थीटा शुड बी चूजन टू मैक्सिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्व्ड डेटा। ठीक है, हमने ये सारी चीजों को एमएलई में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप जाकर के हमारे इस लेक्चर को देख सकते हो, है ना। तो आप इसको ऐसे समझो कि आपके पास एक आउटकम दिया गया कि हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं 100 टाइम्स, 100 टाइम्स टॉस करते हैं, एंड मेरे को आउटकम क्या मिला, मेरे को आउटकम मिला 75 टाइम्स हेड एंड 25 टाइम्स टेल। तो मुझे ये बताओ, ये बताओ कि पी के किस वैल्यू के लिए, है ना, पी क्या है, पी बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो गिवन ए क्वाइन, गिवन ए क्वाइन पी बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो पी के किस वैल्यू के लिए ये आउटकम होना सबसे ज्यादा प्रोबेबल है या मैक्सिमम लाइक्लीहुड है ना। पी के किस वैल्यू के लिए ये इवेंट होने का मैक्सिमम लाइक्लीहुड है। तो इस तरीके का जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। ठीक है, तो एक बार हमने लाइक्लीहुड डिफाइन किया, अब हमें फाइंड करना मैक्सिमम लाइक्लीहुड। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग दोनों साइड लॉग अप्लाई कर देंगे, लॉग अप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि जब भी हम लोग मिनिमम एंड मैक्सिमम फाइंड करते हैं तो वहां पे हम लोगों को डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, एंड कंप्यूटिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस लाइक दिस एफ एक्स इंटू जी एक्स इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्यों, क्योंकि पहले हमें इसको कांस्टेंट रख के इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर, डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसके बाद हमें दूसरे वाले कांस्टेंट रख के पहले वाले का डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लॉग अप्लाई करते हैं, एंड लॉग का प्रॉपर्टी होता है कि वो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है ना। लॉग का प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन कन्वर्ट करता है। तो अगर हम लोग लॉग लगाएंगे, है ना, लॉग हम लोग लगाएंगे तो लॉग ऑफ ए इंटू बी हो जाएगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, है ना। और log ऑफ p टू द पावर y हो जाएगा, y आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा y log p हैट प्लस 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 log ऑफ ये, और इसको हम लोग पावर को आगे ले आएंगे, ये log का प्रॉपर्टी होता है ना। इसको आप रेफर कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग ऑफ 1 माइनस पी हैट। तो हमने log इसीलिए कंप्यूट किया ताकि ये मल्टीप्लीकेशन एडिशन में कन्वर्ट हो जाए, और एडिशन पे डेरिवेटिव फाइंड करना इजी होता है कंपेयर टू मल्टीप्लीकेशन पे डेरिवेटिव फाइंड करना। अभी यहाँ पे टू मल्टीप्लिकेशन टर्म्स हैं, है ना, लाइक ए बी ए। अगर आप सोचो सी डी ई इस तरीके से आ जाए तो इन दैट केस कंप्यूटिंग डेरिवेटिव विल बिकम वेरी मच हार्ड, है ना। इसलिए हम लोग लॉग अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने पहले लाइक्लीहुड निकाला, उसके बाद हमने लॉग लाइक्लीहुड निकाला। हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है कि लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करना है, हमें लाइक्लीहुड को मैक्सिमाइज करना है। जिस तरीके से हमने क्वाइन टॉस किया ना, हमने क्वाइन को 100 टाइम्स टॉस किया एंड मुझे 90 हेड मिला एंड 10 टाइम्स टेल मिला। तो मुझे क्या करना है, मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है क्वाइन का, सच दैट मैं उसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करूं तो ये आउटकम आने का लाइक्लीहुड मैक्सिमम हो। तो हमें मैक्सिमाइज करना है। तो हमने देखा था कि किसी भी मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम को हम लोग मिनिमाइजिंग कन्वर्ट कर देते हैं बाय मल्टीप्लाइंग बाय -1। ठीक है, तो हम लोग इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके अब हम लोग को टास्क क्या है, इसको मिनिमाइज करना। और ये जो निगेटिव लॉग लाइक्लीहुड होता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं लॉस फंक्शन, और यही है हमारा लॉस फंक्शन, और इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप जा करके पहले इस लेक्चर को रेफर कर सकते हो, एंड देन अगेन यू शुड कम बैक टू दिस लेक्चर। ये एक बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में नहीं आया नो प्रॉब्लम, अगर समझ में आ गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं कॉस्ट फंक्शन क्या होता है ना। पहले हमने कंप्यूट किया लॉस फंक्शन। लॉस फंक्शन किसी एक सैंपल पे डिफाइन होता है। कॉस्ट फंक्शन की जब बात करते हैं तो हम लोग इंटायर डेटा सेट पे कंसीडर करते हैं चीज़ों को, एरर को फाइंड करना। तो यहाँ भी हम लोग जब कॉस्ट फंक्शन फाइंड करेंगे तो हम लोग लॉस फंक्शन या फिर लॉस का वैल्यू एट ईच सैंपल कंप्यूट करेंगे, और उसका हम लोग सिंपल एवरेज फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन लॉस फंक्शन हम लोग क्या करेंगे, लॉस कंप्यूट करेंगे एंड देन हम लोग सिंपल उसका एवरेज फाइंड करेंगे। एवरेज में क्या करेंगे, सारे का सम करके उसको यम से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे यम क्या है, यम है नंबर ऑफ सैंपल इन आवर डेटा सेट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम। सबसे पहले सिंपल हम लोग फिर से वेट एंड वाइज इनिशियलाइज करेंगे। हमारे पास कितने वेट्स हैं, हमारे पास 3 वेट हैं, W1 W2 W3, और एक बायस है B0। तो हम लोग ये सारे वैल्यू का
एक रैंडम इनिशियलाइज़ेशन कर सकते हैं या फिर ज़ीरो इनिशियलाइज़ेशन कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने इनिशियलाइज़ किया, तो हमने W1, W2, W3 को हमने कंबाइंड एक W से डिनोट किया, ठीक है? W हमें W1, W2, W3 तीनों को रिप्रेजेंट करता है एंड 0 बता रहा है यहाँ पे कि किस आइट्रेशन का वैल्यू। तो 0th आइट्रेशन मतलब स्टार्ट में आपने क्या वैल्यू अज़्यूम किया और एक लर्निंग रेट अल्फा डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम लोग ग्रेडिएंट कंप्यूट करेंगे। ग्रेडिएंट में क्या होता है, हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू W1, विद रिस्पेक्ट टू W2, विद रिस्पेक्ट टू W3 एंड विद रिस्पेक्ट टू बायस। और उसके बाद हम लोग ये सारे जो वैल्यू हैं, हमारे जो पैरामीटर्स हैं W1, W2, W3 एंड हमारा जो बायस है उसको हम लोग अपडेट करेंगे और इसको हम लोग मल्टीपल आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे, है ना? तो अगर हम लोग करेंटली kth आइट्रेशन पे, तो kth आइट्रेशन पे क्या होगा, हम लोग उसको यहाँ पे वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्टली, है ना? तो वेट W1 एट kth आइट्रेशन, W2 एट kth आइट्रेशन, W3 एट kth आइट्रेशन एंड बायस एट kth आइट्रेशन, वो क्या होगा, वो होगा W1 at k minus 1th iteration, W2 at k minus 1th iteration, W3 at k minus 1th iteration एंड बायस एट k minus 1th iteration। मतलब प्रीवियस आइट्रेशन का जो आउटपुट है ना, उसमें हम लोग कुछ प्लस माइनस करके हम लोग न्यू आइट्रेशन में वैल्यू को अपडेट करेंगे, ठीक है? क्या अपडेशन होगा, वो अल्फा टाइम्स, अल्फा के अल्फा लर्निंग रेट है, तो अल्फा टाइम्स हमारा ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट हम लोग किसी पॉइंट पे इंटरेस्टेड है, तो अभी हम लोग इस पॉइंट पे हैं, अभी हम लोग इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हम लोग ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा W ऑफ k माइनस 1, मतलब हुआ W1 ऑफ k माइनस 1, W2 ऑफ k माइनस 1 एंड W3 ऑफ k माइनस 1 एंड बायस एट k माइनस 1 मतलब बायस एट k माइनस 1, ठीक है? तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे और सारे वैल्यू को हम लोग ये सारे वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करके एक न्यूमेरिक वैल्यू निकालेंगे और अल्फा टाइम्स उस वैल्यू को हम लोग इसमें एडजस्ट कर देंगे। और ये जो होगा ना, ये भी एक वेक्टर होगा, है ना? हमने देखा कि ग्रेडियंट भी वेक्टर होता है, तो वेक्टर माइनस वेक्टर भी एक वेक्टर होगा एंड जो मेरा न्यू वेक्टर होगा ना, इट विल बी वैल्यू ऑफ वेट एंड बायस एट kth आइट्रेशन। और हम लोग रिपीट क्या करेंगे, स्टेप 2 को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेंगे, बिकॉज ग्रेडियंट डिसेंट इज ए आइट्रेटिव एल्गोरिथम, और इसको तब तक परफॉर्म करेंगे जब तक हमारा वैल्यू इट इज क्लोज इनफ टू द थियोरेटिकल मिनिमल वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव कैसे कंप्यूट करेंगे फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रॉब्लम। तो जब मैं आपको बोलता हूं कंप्यूटिंग डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन, है ना, जब भी हम लोग बात करते हैं डेरिवेटिव फाइंड करें ग्रेडियंट डिसेंट, तो हम लोग कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। और हमने देखा कि कॉस्ट फंक्शन का जब हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ना, तो इंटरनली इंटरनली हम लोग लॉस फंक्शन पे डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं, है ना? जैसे कि अगर ये मेरा कॉस्ट फंक्शन है, देखोगे ये मेरा कॉस्ट फंक्शन है फॉर दिस प्रॉब्लम, तो जब हम लोग इस फंक्शन पे, जब हम लोग इस फंक्शन पे हम लोग कंप्यूट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो इफेक्टिवली हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिवली हम लोग इस पे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, है ना? क्योंकि समेशन विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय डेरिवेटिव और ये कांस्टेंट विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय पार्शियल डेरिवेटिव, तो जो अफेक्ट होगा वो होगा लॉस फंक्शन। तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं ना, अभी हम लोग देखने वाले हैं कि लॉस फंक्शन पे, है ना, हम लोग कोई सैंपल लेंगे और उस सैंपल पे जो लॉस फंक्शन होगा उस पे हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, एंड उस कॉन्सेप्ट को हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं ऑन द कंप्लीट डेटा सेट। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंप्यूटिंग डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन ऑन ईच सैंपल एंड देन एवरेज ईच सैंपल डेरिवेटिव ऑन इंटायर डेटा सेट, ठीक है? तो अगर हम लोग इस कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं, तो इसका दूसरा तरीका अल्टरनेटिव ये है कि हम लोग हर एक लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, या फिर लॉस फंक्शन है फॉर ईच सैंपल हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और सारे का सम करके अगर हम लोग एवरेज कंप्यूट करेंगे, तो इट इज सेम एज कंप्यूटिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑन आवर ओरिजिनल कॉस्ट फंक्शन। हमें दिया गया क्या क्या, हमें जेड दिया गया है ना, हमने देखा कि ये होता है जेड ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन बेस्ड अपॉन आवर डेटा सेट, ठीक है? तो ये हुआ हमारा जेड एंड वाई हैट हुआ हमारा प्रिडिक्शन हुआ, दैट इज 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस जेड। और हमने देखा कि ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को हमने पुराने लेक्चर में बार बार देखा है, इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं सिग्मोइड फंक्शन, और सिग्मोइड को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग एक्टिवेशन भी कहते हैं। तो कहीं कहीं पे हम लोग यहाँ पे ए भी डिनोट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे जस्ट टू मेक यू अवेयर हमने यहाँ पे ये सारे नोटेशन यहाँ पे दिया, ठीक है? तो हमारा क्या होगा,
हमारा जो फंक्शन होगा, हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन फंक्शन होगा, वो होगा 1/1 प्लस माइनस जेड, जहाँ पे जेड इज इक्वल टू ये इक्वेशन होगा, ठीक है। और हमने एक लॉस फंक्शन डिफाइन किया। लॉस फंक्शन क्या था? हमारा लॉस फंक्शन था बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। ये हमारा लॉस फंक्शन था। तो हमारा गोल क्या? हमारा गोल है लॉस फंक्शन मिनिमाइज करना, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि हाउ विल वी कंप्यूट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन या फिर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू W1, विथ रिस्पेक्ट टू W2, विथ रिस्पेक्ट टू W3 एंड विथ रिस्पेक्ट टू बायस, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग डायरेक्टली लॉस फंक्शन पे कंप्यूट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। तो हमें क्या क्या कंप्यूट करना है? हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू W1 कंप्यूट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू W2 कंप्यूट करना है, विथ रिस्पेक्ट टू W3 कंप्यूट करना है एंड विथ रिस्पेक्ट टू बायस कंप्यूट करना है। क्यों? क्योंकि ये जो लॉस फंक्शन है ना, ये जो लॉस फंक्शन है, ये फाइनली डिपेंड किस पे कर रहा है? W1, W2, W3 एंड बायस पे डिपेंड कर रहा है ना? क्योंकि कॉस्ट फंक्शन ये एल पे डिपेंड कर रहा है। एल क्या है? ये वाला पार्ट है। और एल में देखोगे, एल वाई हैट पे डिपेंड कर रहा है एंड वाई हैट जेड पे डिपेंड कर रहा है एंड जेड W1, W2, W3 एंड बायस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते हैं, हमें यूज करना पड़ेगा चेन रूल। चेन रूल भी हमने देखा था पुराने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो अगर हमें पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू W1 कंप्यूट करना, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले इस लॉस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू वाई हैट डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे पार्शियल। उसके बाद हम लोग वाई हैट का पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? जेड का पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू W1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू W2 फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले लॉस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई हैट विद रिस्पेक्ट टू जेड इनटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू W2। उसी तरीके से हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बायस कंप्यूट करना है, तो सबसे पहले हम लोग लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई हैट, फिर वाई हैट का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जेड एंड फिर हम लोग जेड का पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बायस, ठीक है। तो हमें अगर ये सारे डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो मुझे ये सारे डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव फाइंड करना सबसे ईजी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड फाइंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू W1, है ना। तो इसके हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू W1। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे W1 को वेरिएबल मान के बाकी सारे को कांस्टेंट मानेंगे, है ना। तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 0, इसका 0 और इसका हो जाएगा x1, ठीक है। उसी तरीके से जब हम लोग W2 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करेंगे, तो ये 0, ये 0, ये 0 और ये हो जाएगा x2। उसी तरीके से जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू W3 कंप्यूट करेंगे, तो क्या होगा? ये 0, ये 0, ये 0 और ये हो जाएगा हमारा x3। उसी तरीके से जब हम लोग विद रिस्पेक्ट टू बायस कंप्यूट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये 0, ये 0, ये 0 और ये हो जाएगा हमारा 1, है ना। तो हमने कंप्यूट किया, हमने ये 4 कंप्यूट कर लिए। अब हम लोग कंप्यूट करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई हैट विद रिस्पेक्ट टू जेड, और ये सारे यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो हम लोग इसको कंप्यूट करेंगे। हमें कंप्यूट करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई हैट विथ रिस्पेक्ट टू जेड, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई हैट विथ रिस्पेक्ट टू जेड। और इसको हमने बहुत ही डिटेल में कंप्यूट किया था इन लेक्चर नंबर 9.6, और हमने बोला था कि हम लोग आने वाले लेक्चर में डायरेक्टली इसका यूज करने वाले हैं। तो 9.6 में हमने देखा था कि डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, और इस फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सिग्मोइड फंक्शन कहते हैं। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक्टिवेशन फंक्शन होता है, और इसका डेरिवेटिव जो होता है ना, वो होता है a इंटू 1 माइनस ए। और a यहाँ पे क्या है? a को आप वाई हैट भी बोल सकते हैं, है ना। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कैसे होता है, क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी 9.6 में देखा है। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वाई हैट इंटू 1 माइनस वाई हैट। अब हमें क्या कंप्यूट करना है? अब हमें देखोगे इसको, तो हमें कंप्यूट करना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वाई हैट।
है ना? तो मुझे अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है? तो हमें y हैट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, माइनस y बाहर आ जाएगा एंड log y हैट का डेरिवेटिव होगा 1 बाई y हैट, ठीक है? माइनस माइनस इसको हम लोग बाहर ले आएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट वाला पार्ट है, क्योंकि हमें y हैट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस y हैट। उसके बाद हम लोग अंदर वाले का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एज ए पार्ट ऑफ चेन रूल, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा -1, ठीक है? इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सारे वैल्यू को एक-एक करके इधर सब्स्टिट्यूट करके हम लोग ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यल विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट, वो ये वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई हैट विद रिस्पेक्ट टू जेड हो जाएगा वाई हैट इंटू वन माइनस वाई हैट या ए इंटू वन माइनस ए, ठीक है? और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा जो आंसर मिला ना, वो जब माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई हैट माइनस वाई इंटू x1, ठीक है? उसी कॉन्सेप्ट पे जब आप ये दोनों सॉल्व करोगे तो मेरे को सेम वैल्यू मिलेगा वाई हैट माइनस वाई इंटू x2। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कि x1 का जो वेटेज है ना, उसको हमने W1 नेम दिया था, x2 के वेटेज को W2 नेम दिया था, x3 के वेटेज को W3 नेम दिया था, ठीक है? तो इसीलिए पार्शियल डेरिवेटिव लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू W1 होगा प्रिडिक्शन का डिफरेंस y हैट माइनस वाई इंटू x1, ठीक है? यहाँ भी सेम y हैट माइनस वाई इंटू x2, यहाँ भी सेम y हैट माइनस वाई इंटू x3, और यहाँ पे जब हम लोग कंप्यूट करेंगे, है ना, तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा 1, y हैट माइनस वाई इंटू 1, मतलब 22 में 1 आएगा। बाकी सारे वेट्स में क्या आएगा? वेट जिस फीचर को डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो यहाँ पे फीचर आ जाएगा x1, x2, x3 एंड यहाँ पे 1। तो इस तरीके से हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन। Once we have the partial derivative, we can easily apply the gradient descent, जो कि हमने अभी ऊपर देखा, है ना? तो जब भी हम लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, स्पेशली जब हम लोग मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तो हम लोग नमपाई एंड पांडास में जो वेक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं टू मेक आवर प्रोग्राम रन फास्ट। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे कि हाउ डू बी अप्लाई ग्रेडियंट डिसेंट ऑन ए न्यूरल नेटवर्क। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।